क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में 90% से अधिक ट्रेडर जो हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में जनरेट करने में असफल हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि उसका मुख्य कारण क्या है? तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि मुख्य कारण है। नंबर वन, टेक्निकल एनालिसिस का जो डीप में नॉलेज होना चाहिए, जो मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, वो ना हो। और अगर नॉलेज है तो उसको अप्लाई करने की चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस ना करना। और तीसरा कारण है कि रैंडम ट्रेडिंग डिसीजन लेना मार्केट के अंदर में बिना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग किए हुए। अगर आप सहमत हैं इन बातों से तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब इस कारण से जब वो लगातार फेल होने लगते हैं, मार्केट को असेस करने में असफल हो जाते हैं, तो कई प्रकार के मिथ उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। और उस कारण से कभी वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने लगते हैं, कभी करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हैं, कभी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। एक जबरदस्त मिथ स्टॉक मार्केट में लोगों के दिमाग में आता है, खास करके जब टेक्निकल एनालिसिस का इन डेप्थ नॉलेज ना हो, कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती। दो प्रकार के लोग हैं मार्केट में, जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। एक, जिन्हें वो पूरा बिलीव है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। दूसरा सेट ऑफ पीपल है जिन्हें यह लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है, तो वाकई में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी सीखने के लिए समय नहीं देगा और सब्जेक्ट के डीप में नहीं घुसेगा, चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो वाकई में टेक्निकल एनालिसिस उसके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए एक अनजान सब्जेक्ट है। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोफेशन कौन से? मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बच्चियां डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो चलिए इन दोनों ही फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले लेते हैं मेडिकल फील्ड से। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, और आप उनमें से कई लोगों को जानते होंगे, और कई लोगों का बोर्ड्स आपने सिटी के अंदर में देखा होगा। क्या सभी डॉक्टर के डायग्नोसिस सही होते हैं? नहीं होते हैं दोस्तों। सभी डॉक्टर के डायग्नोसिस सेम नहीं होते हैं, जबकि उनके पास क्वालिफिकेशन सेम है, डिग्री सेम है, और शायद दो व्यक्ति हैं, एक का डायग्नोसिस अच्छा है, एक का नहीं है। दोनों ने सेम मेडिकल कॉलेज से, सेम प्रोफेसर और लेक्चरर से पढ़ाई भी की है, सेम बुक्स को पढ़ा है। तो क्या अंतर आता है दोस्तों, कि एक का डायग्नोसिस अच्छा है और दूसरे का डायग्नोसिस अच्छा नहीं है। तो जो दोस्तों मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है, उसमें डेविडसन एंड हैरिसन की किताब दुनिया भर में चलती है मेडिकल कॉलेज में। अब सभी उन किताबों को पढ़ते हैं। किसी के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं और किसी के कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते हैं, और ये फाइनली डिसाइड करता है कि किसका डायग्नोसिस सही होगा, किसका डायग्नोसिस सही नहीं होगा। खास करके यदि कोई मेडिकल प्रोफेशनल के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट्स को जानना चाहूंगा कि क्या आपके फील्ड में सभी डॉक्टर्स की डायग्नोस्टिक स्किल जो है सेम होती है? तो क्या हम मेडिकल सब्जेक्ट को बोलने लगेंगे कि मेडिकल सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस काम नहीं करती है, या अपने अंदर झांक के देखेंगे कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट के बारे में क्लियर है अथवा नहीं? अब एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग फील्ड का। कहीं पे ब्रिज गिर गया, कहीं पे कोई स्ट्रक्चर गिर गया। तो अब स्ट्रक्चर गिरने के मुख्यतः तीन कारण होते हैं। नंबर वन,
स्ट्रक्चर इंजीनियर की गलती कि उसने जो स्ट्रक्चरल डिजाइन दी है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट मिस्टेक है। ठीक है। नंबर 2 रीजन है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने तो डिजाइन सही किया है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले इंजीनियर हैं स्ट्रक्चर को, उनसे कहीं इंप्लीमेंटेशन में गलती हुई। और तीसरा कारण है करप्शन। तो क्या हम इंजीनियरिंग को बोलने लगेंगे कि वो काम नहीं करती है? कुल मिला के कहना यह है कि मेडिकल कॉलेज में सारे लोग पढ़ने जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, सभी अच्छे डॉक्टर नहीं बनते हैं, सभी अच्छे इंजीनियर नहीं बनते हैं। इसका तात्पर्य कतई नहीं है कि मेडिकल साइंस गलत है या इंजीनियरिंग साइंस गलत है, टेक्नोलॉजी गलत है। वैसे ही कुछ स्टॉक मार्केट में होता है। चार्ल्स एस डाउ ने टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट दिया 120 साल पहले। उन्होंने अंडरलाइन 6 डॉक्ट्रिन्स के बारे में चर्चा की। क्या कोई बता सकता है कि पिछले 120 साल में कोई भी डॉक्ट्रिन चार्ल्स एस डाउ की गलत साबित हुई है? तो टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे नहीं करती है? किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस रेट अलग अलग हो सकती है। दैट डज नॉट मीन कि सब्जेक्ट डजंट वर्क। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर ठीक बोल रहा हूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। अब इन्हीं सभी एस्पेक्ट को देखते हुए हमने इस चैनल के ऊपर में रिसेंटली एक पोलिंग डाला था, लोगों से वोटिंग मांगी थी कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है ताकि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके। क्या आप जानना चाहेंगे उसका रिजल्ट क्या है? 80% लोगों ने बोला है यस काम करती है। 15% लोगों ने बोला है कि नहीं ये काम नहीं करती है। और 5% लोगों ने बोला है आई कैनॉट से। मुझे इस बात की खुशी है कि इस चैनल से जो लोग भी एसोसिएटेड हैं, इस चैनल के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 0 to 0 के प्लेलिस्ट से सीखा है, कहीं और से सीखा है, उन्हें इस बात का विश्वास है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या हमारे टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट सही हैं? क्या हम उसे अप्लाई करना जानते हैं? क्या हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाते हैं? ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब उस इंडिविजुअल ट्रेडर को ही देना पड़ेगा और किसी के पास बाहर में जवाब नहीं है। अभी मैंने जिक्र किया था कि चैनल के ऊपर में एक पोलिंग चल रही है, तो उसमें 80% लोगों ने बोला है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। अब ये पोलिंग अभी भी लाइव है, तो ये डेटा चेंज हो सकते हैं। तो आप भी जाइए कम्युनिटी टैब के ऊपर में क्लिक कीजिए और उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। तो अगर आप भी हैं जो ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो पहला काम है कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको बिलीव होना बहुत जरूरी है और उसे सीखना बहुत जरूरी है। शैलो नॉलेज नहीं चलेगा, डीपर नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं कई लोगों को इस चैनल के ऊपर में जानता हूं जो बिल्कुल भी नए थे, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने 0 to Hero की प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखा, कोर्स कंप्लीट किया। कई लोगों ने 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन किया और उनमें से कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप स्वयं अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे शेयर करें, ताकि जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं जिन्हें ये मिथ है, तो पहले वो मिथ को बस्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सीरियस है स्टॉक मार्केट में सफलतम ट्रेडर बनने में, तो सबसे पहले तो आपको डाउ थ्योरी के जो अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स हैं, 6 डॉक्ट्रिन्स, उसको पूरा कंसेप्चुअली समझना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस का जो फाउंडेशन है वो है डाउ थ्योरी, और इसी कारण से चार्ल्स एस डाउ को फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। तो अगर आपको सीखना है तो कुछ टॉपिक के ऊपर में डाउ थ्योरी समझने के बाद
आपको मास्टरी करनी होगी। नंबर 1, किस तरह से प्राइस चार्ट में प्राइस एक्शन को समझ के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं और मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको स्टैटिक सपोर्ट एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, जबकि ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेज आपको डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देंगे। नंबर 2, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। अब आप देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न इतने इंपॉर्टेंट है, उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में हमें मदद करते हैं। एट द सेम टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न कब ट्रेड को इनिशिएट करें उसके बारे में जानकारी देते हैं। वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप समझें तो पहले किसी जमाने में जापान में केवल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही इस्तेमाल किया जाता था राइस ट्रेडर के द्वारा। तो ये ईस्टर्न साइड का कॉन्सेप्ट था जो एनालिसिस करने के लिए मार्केट में इस्तेमाल होता था। और वेस्टर्न साइड में जब चार्ल्स एस डाउ ने कॉन्सेप्ट दिया टेक्निकल एनालिसिस का, और बाद में डाउ थियरी आने के करीब 60-70 साल के बाद ये फ्यूजन हुआ ईस्ट एंड वेस्ट का, जब कैंडलस्टिक पैटर्न को, कैंडलस्टिक चार्टिंग को शामिल किया गया तो एक कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्लियर हुए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद आपको अलग अलग प्रकार के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उन्हें सीखना होगा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड बायलैटरल चार्ट पैटर्न, इसमें आपको मास्टरी करनी होगी क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद आपको रिट्रेसमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सपेंशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप कॉन्फ्लुएंस का पता लगाने में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, रिट्रेसमेंट के द्वारा कॉन्फ्लुएंस की स्टडी कर सके। साथ में इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स के बारे में जानकारी, खास करके 2 मोमेंटम इंडिकेटर एंड 2 वोलेटिलिटी से रिलेटेड इंडिकेटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो आप एक अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे, लेकिन आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक स्टडीज के ऊपर में 100, 150, 200 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। आप मान के चलिए ये सारे मिथ खत्म हो जाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है अथवा नहीं करती है। तो आज ही इसकी शुरुआत कीजिए। जीरो टू हीरो में करीब 100 घंटे का कोर्स है। क्या हम 100 घंटे का कोर्स आने वाले 3 महीने के अंदर में खत्म नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। अगर आपने डेली एक वीडियो भी देखा तो 3-4 महीने के अंदर में कोर्स खत्म हो जाएगा। तो किस बात का इंतजार है? अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।